जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे चाणक्य's डेली करंट एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग 30 जून 2021 के द हिंदू के एनालिसिस के बेस पे ये एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग बेस्ड होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फूड इज वन ऑफ द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। अब क्वेश्चन का मतलब है कि राइट टू फूड जो है, मतलब जो खाने का अधिकार है, वो बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। मतलब ये तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे ये सारी चीजें, खाने का अधिकार तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। तो वो आखिर इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, वो किस राइट का क्या है, पार्ट है। ए देखिए, आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी आर्टिकल 14 एंड 15 या डी आर्टिकल 19 ए। क्या लगता है इनमें से किसका इंट्रिंसिक पार्ट है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंतर्गत पार्ट। अंतर्गत पार्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सटेंसिवली ये मेंशन नहीं किया हुआ है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंशन किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम और राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी मेंशन किया हुआ है, लेकिन राइट टू फूड कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन वो किसी न किसी राइट के क्या है, अंतर्गत आता है। जैसे आर्टिकल 21 के आता है या आर्टिकल 39 या सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सेकंड देखिए, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू फार्मर्स प्लस। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन, मतलब जो इकोनॉमिक कॉस्ट फूड ग्रेन्स का लगता है किसको, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आपको पता होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एमएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, और एमएसपी के बेसिस पे क्या किया जाता है, फार्मर्स से जो उनका ये है क्रॉप्स है वो क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एमएसपी मिलता है ना। लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का खर्चा रहता है, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट, है ना। मिला क्या, इकोनॉमिक मिला इनको क्या, एमएसपी मिला, जो कि ये फार्मर्स से लेते हैं। फार्मर्स को एमएसपी के बेसिस पे क्या करते हैं, डायरेक्टली ये सप्लाई करते हैं, मतलब फार्मर्स को एमएसपी पे किया जाता है। वो किसको मिलता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट उतना पैसा देती है। लेकिन जो इनका एक्चुअल इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो इनका खर्चा है, जो इनको खर्चा होने वाला है, उसमें क्या क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ पेड टू फार्मर्स प्लस उसके साथ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसका खर्चा होता है क्या, बी इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, या सी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मतलब जो प्रोक्योरमेंट में, मतलब फार्मर्स से जो लेने में खर्चा लगता है उनको, मतलब देखिए लेबर्स का खर्चा लगता होगा, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, पास लगते हैं मार्केट में घुसने के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। या डी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन, जो गोडाउन में वो माल रखने के जो चार्जेस लगते हैं वो इनमें लगते हैं क्या। क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि आपको माइग्रेंट वर्कर का कंट्रीब्यूशन बताना है इकोनॉमी की ग्रोथ में। तो अब इसमें बताओगे कि माइग्रेंट वर्कर का ग्रोथ क्या होता है, वो चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो क्वालिटी और स्किल्ड जो लेबर हैं वो सब करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ऐसे ऐसे वर्क जो कि सिटी के लोग मोस्टली नहीं करते हैं, वैसा वर्क कौन करके देते हैं, हमें माइग्रेंट लेबर करके देते हैं, वो भी कैसे, सस्ते दामों में प्रोवाइड करके देते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, वो आपको सारे कंट्रीब्यूशन इसमें बताने हैं। अब देखिए इशू क्या है, इंश्योर दैट नो माइग्रेंट वर्कर गोज हंग्री, एससी इंटरवेंट गवर्नमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके साथ साथ जो आपने अन्न योजना लॉन्च की है, उसके साथ साथ वन नेशन वन जो वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन की जो स्कीम लॉन्च की गई है, तो वो स्कीम 31 जुलाई से सब गवर्नमेंट को क्या करनी है, लॉन्च करनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी माइग्रेंट्स वर्कर हैं वो भूखे नहीं मरने चाहिए। उनका राइट टू फूड का जो बेसिक अधिकार है ना, वो क्या होना चाहिए, उन्हें किसी भी हालत में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बताया है कि राइट टू फूड क्या है, वन ऑफ द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, और जो कि इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, जो कि आर्टिकल 21 में क्या आता है, अंतर्गत है। अब देखिए उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज्यादा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसके साथ साथ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को भी इन्होंने क्या किया है, अप्लीकेबल करने की बात यहाँ पे कही है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक एक नई बात आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 45
नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर का पोर्टल नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बना रही थी, तो अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये पोर्टल को बनाया नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, जो कि जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं इंडिया में, लगभग 30 से 35 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, माइग्रेंट वर्कर और अनऑर्गेनाइज इसमें आती है। उनका एक डाटाबेस बनाया जाए ताकि उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनका जो वेलफेयर है, उनकी फैमिली का वेलफेयर है, ये क्या कर दिया सके, सिक्योर किया जा सके। अब देखिए जो इकोनॉमिक कॉस्ट रहता है ना फूड ग्रेन्स का, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पे करना पड़ता है, जो उसको पूरा का पूरा लगता है। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा एक्सपेंस। अब देखिए ये अगर एक्सपेंस है तो एमएसपी क्या कर देता है, ये एक्सपेंस को थोड़ा बहुत कम कर देता है, लेकिन जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका पूरा एक्सपेंस क्या होता है, जो एमएसपी और उसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब प्रोक्योर करने में जितना पैसा लगता है और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करने में जो स्टेट गवर्नमेंट को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करती है माल, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फेयर प्राइस से क्या करते हैं, वो माल वर्कर्स को या जो भी पब्लिक बीपीएल के नीचे लाइन में आते हैं जिनको राशन कार्ड रहता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तक को पहुंचाने तक का काम जो रहता है वो किसका रहता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रहता है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दोनों भी क्या करने पड़ते हैं, वहन करने पड़ते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज ऑथराइजेशन अथॉरिटी फॉर फिल्म्स इन इंडिया। मतलब जो सीबीएफसी है वो इंडिया में फिल्म्स को ऑथराइज करती है, क्या लगता है। सेकंड, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप टू हियर अपील्स अगेंस्ट सीबीएफसी इज इन फंक्शन नाउ। मतलब जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपील ट्रिब्यूनल है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो सीबीएफसी के अगेंस्ट में अपील सुनती है डायरेक्टर्स और हीरोज वीरोज जिनकी मतलब फिल्म्स रिलीज होती हैं उनके ऊपर। अगर सीबीएफसी अगर कुछ एक्शंस लेती है, अगर कुछ सीन्स कट करवाने लगती हैं या कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो कट करवाने लगती हैं, तो वो क्या फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके क्या उसकी अपील कर सकते हैं क्या। और वो क्या अभी फंक्शन है क्या, यहाँ पे भी ये भी दिया हुआ है इज इन फंक्शन नाउ। ऑप्शन देखिए, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, नेदर वन नॉट टू। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए सिनेमाटोग्राफी एक्ट ला रही है। सिनेमाटोग्राफी एक्ट तो है 1952 का, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उसे फिर से अमेंड करके उसमें और एक लेयर क्या कर रही है, ऐड कर रही है, जिसके थ्रू क्या होगा, जो फिल्म सर्टिफिकेट दी गई है सीबीएफसी के थ्रू, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से रीसर्टिफिकेट करवा सकती है। इसका मतलब सर्टिफिकेट हो गई फिल्म को वापस से क्या किया जा सकता है, रीसर्टिफिकेट किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर लग रहा है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस निकाला था जिसके थ्रू जितने भी ट्रिब्यूनल्स थे ना, जितने भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना था कि फालतू के जो ट्रिब्यूनल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे रिपील कर दिए थे। और उसी में ये ट्रिब्यूनल जो है फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये भी क्या कर दिया था, रिपील कर दिया था। अब जो डायरेक्ट सीबीएफसी के अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्टली आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी ऐसा कोई ट्रिब्यूनल रहा नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और इसका आंसर हमें मिलता है वन ओनली, दैट इज ए। ओके, इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, व्हाट पैरामीटर्स आर टेकन फॉर रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय क्यूएस यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। मतलब इनका कहना है कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स लिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज क्यूएस यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में रैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए। अब आपको पता होगा इंडिया की यूनिवर्सिटीज मोस्टली 500 और 200 में आपको देखने को मिलती है। वो भी कौन सी, आईआईएससी बैंगलोर, जो कि साइंस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, वही आपको 200 या 500 की रैंकिंग्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा इंडिया की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की क्यूएस रैंकिंग्स में आपको ज्यादा दिखाई देती नहीं है। बहुत सारी आईआईटीज ने तो ये अनाउंस कर दिया था कि इनके जो पैरामीटर्स हैं ना वो बहुत ज्यादा वेग हैं, बहुत ज्यादा एम्बिजियस हैं और ये ना जो रियल कंडीशन है उसको चेक नहीं करते हैं। जैसे कि इनका कहना है आईआईटीज में हम बहुत ज्यादा सस्ते दामों में क्या करते हैं, वेरियस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है जैसे हार्वर्ड और इसके साथ ऑक्सफोर्ड, ऐसी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज्यादा महंगे दामों में प्रोवाइड करती हैं। तो ये पैरामीटर को लिया नहीं जाता है, बल्कि ऐसे वेग पैरामीटर लिए जाते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं, रिसर्च पेपर कितने हो रहे हैं, फैकल्टी कहाँ से आई हुई है, फैकल्टी के पास साइटेशंस कितने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारी आईआईटीज का कहना था कि हम सस्ते दामों में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ये भी क्या होना चाहिए, वन ऑफ द पैरामीटर होना चाहिए जो कि वह वेस्टर्न वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज है ना वो लेती नहीं है। अब देखिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, रेशियो ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट,
मतलब वहाँ पे आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं। सेकंड, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट ऑन स्टूडेंट, मतलब आप पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो स्टूडेंट के ऊपर। थर्ड, रिसर्च पेपर या फोर्स साइटेशन। ऑप्शन देखिए 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4 या 2 3 4। अब देखिए द ट्रबल विद द रैंकिंग्स, अ यूनिवर्सिटी शुड बी जज विद सोशल पर्सपेक्टिव। अब इनका कहना है कि जो यूनिवर्सिटी है ना, आप यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग करवा रहे हो, टाइम्स हायर एजुकेशन क्वेराकिल सिस्टम क्रिएट ह्यूज आपको, मतलब जो ये क्यूएस है इसका नाम समथिंग क्वेराकिल सिमोन्स यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग से क्या क्रिएट हो जाता है, एकदम हाइप क्रिएट हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटीज हमेशा टॉप में ही होनी चाहिए। और ये रैंकिंग के मदद से हम क्या कर रहे हैं, एकदम यूनिवर्सिटी सिस्टम है ना उसे हम ऑब्जेक्टिवाई कर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर दे रहे हैं। जबकि यूनिवर्सिटीज क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए, जिसमें यूनिवर्सिटीज में जैसे हमारे यहाँ पे नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटीज थी, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक थी। उसके साथ इनका कहना है कि ऐसे यूनिवर्सिटीज को हमेशा ऑब्जेक्टिफाई ना करके यूनिवर्सिटीज को सब्जेक्टिव पैरामीटर्स, जैसे कि कितना खर्चा होता है, यूनिवर्सिटीज मॉरल एजुकेशन कितनी प्रोवाइड कर रही हैं, उसके साथ साथ साइंस के पेपर्स ठीक हैं, रिसर्च पेपर्स कितने आ रहे हैं, साइटेशंस कितने आ रहे हैं, ये जरूरी है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज मॉरल एजुकेशन, उसके साथ साथ जो समाज के जो बेसिक बहुत सारे गोल्स हैं, जिसमें रिलीजियस टॉलरेंस, डिस्कशन, डिबेट्स, ये कहाँ तक पूरी कर रही है, ये भी हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। ये इनका कहना है। अब देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स हैं, जिसमें आता है पहला रेशियो ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू डोमेस्टिक स्टाफ एंड स्टूडेंट। उसके बाद आता है रिसर्च पेपर, मतलब आप जर्नल्स कितने पब्लिश कर रहे हो, रिसर्च पेपर कितने पब्लिश कर रहे हो। आपको पता होगा हर यूनिवर्सिटीज में ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जर्नल्स कितने आप पब्लिश कर रहे हो। तो जितने ज़्यादा आप जर्नल्स पब्लिश करोगे उतना ज़्यादा वहाँ पे रिसर्च होता है, उतना ज़्यादा वहाँ पे डिबेट होता है, ये ऐसा माना जाता है। साइटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यूएस यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट ऑन स्टूडेंट को नहीं लिया जाता है। ये क्या है इंडिया का, और इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो उनका क्या है, इसके सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आप ये सारी चीजें नहीं लेते हो जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू क्या होता है, इक्विटी आती है, एक्सेसिबिलिटी आती है। अब आपकी यूनिवर्सिटी में अगर 3 करोड़ रुपए लगेंगे एक साल के पढ़ने के, तो ऑब्वियस सी बात है 90% जनता क्या हो जाएगी, इनएक्सेसिबल हो जाएगी। उन जनता को भी तो यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलना चाहिए ना, तो ये वहाँ पे नहीं हो पाता है। ये इनका क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। तो इसका आंसर क्या है, बी 1 3 एंड 4, क्योंकि सेकंड क्या है, इसका आंसर नहीं है। ओके, इसके बाद देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन, कार्बिस बे डिक्लेरेशन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज सीन इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका क्वेश्चन का मतलब है कि कार्बिस बे डिक्लेरेशन जो आपको बार बार न्यूज में दिखाई देती है वो किसके कंटेक्स्ट में यूज की जाती है। ए देखिए क्लाइमेट चेंज, बी प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर पेंडेमिक्स, मतलब जो फ्यूचर में आने वाले पेंडेमिक्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए डिक्लेरेशन थी, सी वन हेल्थ अप्रोच के लिए थी, या डी टेररिज्म के लिए थी। अब देखिए आपको पता होगा रिसेंटली G7 की मीटिंग हुई थी। G7 मतलब कौन सी कंट्रीज, इसमें आता है यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस और इटली, और आता है शायद जापान, और एक कोई तो भी एक कंट्री आता है जिसमें रशिया तो नहीं आता है, ऑब्वियस सी बात है, चाइना भी नहीं आता है, इंडिया भी नहीं आता है। तो ये कंट्रीज का नाम अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली क्या कर दीजिएगा, उसे एलिमिनेट कर दीजिएगा। इसमें आई थिंक एक जर्मनी आता है या और कोई कंट्री आता है। तो ये 7 कंट्रीज है, दुनिया की सबसे रईस, दुनिया की सबसे डेवलप कंट्रीज में से इनको माना जाता है। इन्होंने अभी कार्बिस बे में क्या की थी, एक मीटिंग की थी। कार्बिस बे कहाँ है, तो कार्बिस इंग्लैंड में है। ओके, इंग्लैंड में है, वहां पे इन्होंने मीटिंग की थी और वहां पे एक डिक्लेरेशन लागू की थी, जो किसके लिए था, कि फ्यूचर के जो पेंडेमिक्स है ना उनको रोकने के लिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन पास की थी जिसका नाम था कार्बिस बे डिक्लेरेशन। तो ये कार्बिस बे डिक्लेरेशन फ्यूचर के पेंडेमिक्स को रोकने के लिए पार की गई थी। अब इनका कहना है कि जो दुनिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना, वो क्या हो रही है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, और आने वाले जो डिसीजेज होंगे ना वो मोस्टली आपको जूनोटिक डिसीजेज होंगे। जूनोटिक डिसीजेज का मतलब होता है जिनका उगम कहाँ से हो रहा है, एनिमल्स से हो रहा है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं, वेट मार्केट्स कहा जाता है जिन्हें, जैसे जिसके ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना के वेट मार्केट में से जो कोविड पैंडेमिक है उसका उगम हुआ था। अभी तक ये कोई प्रूव नहीं कर पाया है, पर ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट से ही हुआ है जहाँ पे लाइव एनिमल्स को खाया जाता है, जहाँ इसकी वजह से ही हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और जो
ह्यूमन से इनके बीच की जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। अब इनका कहना है आपने डिक्लेरेशन तो कर ली, लेकिन इसके लिए आप क्या क्या करने वाले हो ये आपने बताया नहीं है, और ये डिक्लेरेशन सिर्फ एक नाम की डिक्लेरेशन है। इसमें जो एक्शन चाहिए, जो मतलब जो काम करने वाले हैं, जो हम एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे करने वाले हो, जैसे वेट मार्केट्स के ऊपर रेगुलेशन, जो गेन ऑफ रिसर्च होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वुहान की लैब में गेन ऑफ रिसर्च चल रहा था, जिसमें क्या किया जाता है, देखिए गेन ऑफ रिसर्च में क्या किया जाता है, जो वायरसेस होते हैं ना उनको डेडली बनाया जाता है, और उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्या किया जाता है, उनके ऊपर वैक्सीन बनाई जाती है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी वायरस बाहर आ जा रहा है, स्केप हो जा रहा है, तो उसके ऊपर हमारे पास वैक्सीन पहले से ही तैयार होनी चाहिए। तो ऐसे जो गेन ऑफ रिसर्च हैं इनके ऊपर क्या होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, या तो फिर कंप्लीट बैन ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, आप रिसर्च तो कर रहे हो, लेकिन बहुत इसका जो इस्तेमाल है वो बायो टेररिज्म की तरह भी करती हैं। उसके साथ इन्होंने कहा कि वन हेल्थ अप्रोच को हम अपनाएंगे। वन हेल्थ अप्रोच में क्या होता है, ह्यूमन, एनिमल और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट, इन तीनों को क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, और इन तीनों के ऊपर प्रिवेंटिव क्यूरेटिव हेल्थ केयर सिस्टम जो पूरा बनाया जाता है, वो इन तीनों को ध्यान में रख के क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उसके साथ साथ इनका कहना है कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी क्या कीजिए, ध्यान रखिए, और क्लाइमेट चेंज के जो मेन इनपुट्स हमें मिल रहे हैं वो आगे चल के नए नए पेंडेमिक्स और ला सकते हैं, ये इनका कहना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।